हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शैलेंद्र कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्मार्ट सॉल्यूशन चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर स्टार एंड सोलर सिस्टम। शुरुआत करते हैं। इसके कुछ पार्ट्स मतलब कि अलग अलग हिस्सों में कुछ छोटे छोटे पार्ट्स करके पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हमको समझ में आएगा। मून भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद से स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन मतलब तारामंडल, फिर उसके बाद से आ जाए कॉन्स्टेलेशन, ये वाला तारामंडल। फिर उसके बाद से द सोलर सिस्टम, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम मतलब सन के साथ जितने सन एक स्टार तारा के रूप में आता है, उसके साथ साथ जितने भी प्लैनेट, फिर वो सैटेलाइट्स और बाकी और भी चीज़ें हैं जो उन सब के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम होता है। सोलर सिस्टम के बाद फिर लास्ट में पढ़ेंगे द सम अदर मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, मतलब वो कुछ और भी इसके साथ साथ जो मेंबर्स होते हैं सोलर सिस्टम के, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं इसके बारे में जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट विच ट्विंकल्स आर स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकल्स करते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जो रात में आसमान की तरफ दिखने वाले कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ट्विंकल करते हैं। अब ट्विंकल करते हैं तो इनको हम स्टार करते हैं। स्टार द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट ट्विंकल्स, मतलब जो ट्विंकल करता है उसको स्टार बोलते हैं, बट जो ट्विंकल नहीं करता। अब स्टार रात में आसमान अब ये क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि रात में ही हमको स्टार क्यों दिखता है, दिन में कहाँ चले जाते हैं। तो स्टार तो अपने जगह पे ही रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन रात के समय में उनका लाइट जो है हमारे तक आता है और अगल बगल में कोई लाइट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो हमको दिखते हैं। बट दिन में सनलाइट बहुत ज़्यादा होने के कारण हम वहाँ पे नहीं देख पाते हैं और सन की लाइट की वजह से स्टार्स नहीं दिख पाते हैं दिन में, लेकिन रात को दिख जाते हैं। तो रात में जो सनलाइट न होने की वजह से हम स्टार को देख पाते हैं, वो हम क्या कहेंगे, स्टार्स नहीं है तो प्लैनेट होंगे। द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, रात के समय में सन के अलावा, मतलब सन तो रात में दिखता नहीं है तो फिर भी लाइट बहुत ज़्यादा आता है मून के पास से। तो मून में लाइट, पहली बात तो रियल में मून के पास खुद के पास कोई लाइट नहीं है, बट वो स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है रात के समय में। दिन के समय में मून नहीं दिखता है लेकिन होता है। अब वो नहीं दिखता है, इसका भी रीज़न पता है, क्योंकि सन का लाइट इतना ज़्यादा होता है। जो मून का जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, पिछले चैप्टर में हम लाइट वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि यहाँ पे वन एक नॉन ल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट होता है जो कि सन के लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से हम मून को अर्थ पे देख पाते हैं। नहीं तो द स्टार, द प्लैनेट्स, द मून एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेसियल ऑब्जेक्ट। मतलब इन जितने भी पार्ट्स को हम पढ़े हैं सब में किसी एक में स्टार को पढ़े, दूसरे में फिर प्लैनेट जो कि ट्विंकल नहीं कर रहा था, एक में ट्विंकल कर रहा था, एक ऑब्जेक्ट आया मून, और इसके साथ साथ कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे जो ये सब मिल करके पूरा का पूरा एक पार्ट बनाते हैं, स्काई बनाते हैं। और इन सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ जब पढ़ा जाए तो उन सबको हम सेलेसियल बॉडी बोलते हैं। और सेलेस्टियल बॉडी में क्या हो सकता है, ये सब नाम के बाद से एस्ट्रॉयड्स हो सकते हैं, कॉमेट्स हो सकते हैं। द स्टडी ऑफ सेलेसियल बॉडी ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएटेड फिनोमिनन ऑफ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। सैटेलाइट और प्लैनेट में कुछ डिफरेंसेस आते हैं। जैसे मून सैटेलाइट है तो सैटेलाइट मून है तो मून जो होता है प्लैनेट का राउंड लगाता है, तो प्लैनेट अर्थ हो गया, और अर्थ जो है एक प्लैनेट है तो ये सैटेलाइट का नहीं स्टार का राउंड लगाएगा। तो अब मून जो होता है कि ये एक सैटेलाइट है और एक नॉन ल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है। नॉन ल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट मतलब इसके पास कोई खुद का लाइट नहीं है। तो अब ये लाइट इसके पास है नहीं,
तो अब ये लाइट जब है नहीं फिर भी लाइट यहाँ से आता है, तो लाइट आता है तो रिफ्लेक्शन के कारण आता है, और रिफ्लेक्शन के लिए लाइट आता कहाँ से, तो सन के पास से आता है। तो अब सन के पास से आता है और ये एक जगह पे अपने जगह पे रुका हुआ नहीं है, और ये राउंड लगा रहा है अर्थ का, फिर अर्थ भी नहीं रुका हुआ है अपने जगह पे। तो अब इसका टाइम के साथ इसका स्पीड सिचुएशन सब चेंज हो रहा है। तो अब जब सब चेंज हो रहा है तो इसके साथ साथ इसके शेप भी चेंज हो रहा है। शेप का मतलब जो शेप मून का है वो उतना ही रहेगा, मून का शेप चेंज नहीं होता है। जो शेप चेंज होता है वो मून का जो कुछ पार्ट हमको कभी कभी दिखता है कि ज़्यादा पार्ट ब्राइट दिख रहा है, कभी ब्राइट वाला कम हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है, कभी डार्क वाला कम ज़्यादा हो जाता है, कभी दोनों इक्वल हो जाते हैं, कभी पूरा का पूरा डार्क हो जाता है, कभी पूरा का पूरा ब्राइट हो जाता है। तो ये सारी कंडीशंस आती हैं जिनको हम कहते हैं फेजेज ऑफ मून। तो फेजेज ऑफ मून में हम पढ़ेंगे इसके आगे। तो यहाँ पे लिखा गया है द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग ए मंथ आर कॉल्ड फेजेज ऑफ मून। अब इनके दो मेन कंडीशन तो दो ही होते हैं, एक होता है फुल मून डे और एक होता है न्यू मून डे। द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे। मतलब ऐसा दिन जिस समय मतलब रात के टाइम पे मून का जो साइज है पूरा एक डिस्क पूरा सर्कुलर पार्ट में दिखता हो और पूरा लाइट कलर में, मतलब कि पूरा ब्राइट हो, तो उस टाइम के मून को हम फुल मून डे बोलते हैं, जब पूरा विजिबल पूरा दिख रहा हो तब। नेक्स्ट है न्यू मून डे, मतलब उस टाइम नेक्स्ट मतलब उसका दूसरा पार्ट न्यू मून डे जब क्या होता है कि एवरी नाइट, अब जो फुल मून डे हुआ उसके अगले दिन से क्या होता है कि एवरी नाइट साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बी बिकम थिनर एंड थिनर। ऑन द 15th डे ऑफ द मून इज नॉट विजिबल, दिस इज नोन एज न्यू मून डे। तो जो फुल मून डे होता है उसके अगले दिन से कुछ पार्ट लगातार सेम रेशियो में कम होते जाता है, मतलब वहाँ से अब ब्राइट पार्ट्स जो होता है वो कम होने लगता है और डार्क पार्ट का साइज बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे ऐसा होते होते एक दिन ऐसा आता है, और वो दिन लगभग कितनी बार आता है, कितने दिनों के बाद, लगभग 15th डे यानी कि 15वें दिन ऐसा आता है कि उस रात को मून नॉट विजिबल यानी अनविजिबल हो जाता है और नहीं दिखता है, पूरा का पूरा रात अंधेरा होता है। और उस रात को हम या फिर उस दिन को हम क्या बोलते हैं कि न्यू मून डे। मून अपने सेम रियल कलर में आ जाता है, लेकिन क्योंकि वो रियल साइज होता है उसका साइज तो सेम ही है, बट वहाँ पे रिफ्लेक्शन का कंडीशन नहीं है जिसके वजह से मून के पास कोई लाइट नहीं होता है, और इसको हम न्यू मून डे कहते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट ईयर। उसके बाद से आता है सेकेंड, नेक्स्ट आता है वैक्सिंग गिवस। मतलब अब यहाँ से जैसे कि हाफ पार्ट इसका डार्क है हाफ पार्ट ब्राइट है, फिर नेक्स्ट में जाता है जिसको हम बोलते हैं वैक्सिंग गिवस। वैक्सिंग गिवस में क्या होता है कि अब जो ये पार्ट इसका डार्क था अब वो कम होना शुरू हुआ, कम हुआ, और कम होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हुआ जिसको वैक्सिंग गिवस बोलते हैं। फिर उसके बाद से नेक्स्ट पार्ट में आता है जिसको फुल मून मून बोला जाता है। फुल मून में क्या होता है कि पूरा का पूरा मून का जो ब्राइट पार्ट होता है वो 100% यानी कि अभी वो पढ़े थे हम, जिसका डिस्क होता है पूरा एक डिस्क के साइज का दिखता है और पूरा ब्राइटेस्ट होता है। फिर नेक्स्ट में आता है वेनिंग गिवस। वेनिंग गिवस का मतलब अब यहाँ से जब फुल मून डे हो गया उसके बाद से अब इसका जो ब्राइट पार्ट होगा वो कम होना शुरू होता है, और कम होना शुरू हुआ तो फिर नेक्स्ट पार्ट में हो गया वेनिंग गिवस। तो वेनिंग गिवस में इसका पार्ट थोड़ा सा कम हुआ, अब ये डार्कनेस इसका बढ़ना शुरू हुआ। फिर नेक्स्ट पार्ट में गया जिसको हम थर्ड क्वार्टर बोलते हैं। अब थर्ड क्वार्टर में जाने के बाद से इसका हाफ पार्ट सैड हो गया हाफ पार्ट ब्राइट हो गया। हाफ पार्ट ब्राइट हो गया तो जैसे पहले क्या हो रहा था कि ब्राइट पार्ट इसमें कम होना शुरू हुआ था, यहाँ पे ब्राइट पार्ट यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में ब्राइट पार्ट कम होना शुरू हुआ, या ब्राइट पार्ट जो बढ़ना शुरू हुआ तो डार्केस्ट पार्ट
जो डार्क पार्ट था वो कम होना शुरू हुआ था, तो फुल मून डे की तरफ पड़ा। अब फुल मून डे के अब इसको न्यू न्यू मून डे की तरफ जाने में कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, और स्टेप्स फॉलो करने के लिए कुछ टाइम काउंट लगेगा, जिसकी वजह से अब ये जब थर्ड क्वार्टर पे पहुंचा तो थर्ड क्वार्टर के बाद से फिर अब यहाँ पे आया, तो इसको बोलेंगे क्रेसेंट में क्या हुआ कि अब इसमें जो हाफ पार्ट था मून का ब्राइटेस्ट पार्ट, अब हाफ ब्राइटेस्ट पार्ट का जो साइज हुआ वो कम होना शुरू हुआ, जिसको हम वेनिंग क्रेसेंट बोलते हैं। अब वो वेनिंग क्रेसेंट के बाद से फिर क्या हुआ कि फुल पार्ट जो होता है ये डार्क हो गया। जब पूरा डार्क पार्ट हो गया, जिसको हम न्यू मून बोलते हैं, जिसको हिंदी में अमावस्या भी बोला जाता है, और फुल मून डे को हिंदी में पूर्ण चंद्र या पूर्णिमा कहा जाता है। वैक्सिंग क्रेसेंट, अब जो ये ब्लैक पूरा का पूरा हो गया था जो न्यू मून डे में, तो अब ये पूरा ब्लैक या डार्क हो गया था, उसके बाद फिर अब ये रिटर्न होना शुरू हुआ कि अब ये डार्क से फिर अब ब्राइट की तरफ चलना शुरू हुआ, और फिर ऐसे चलते चलते ये फिर फुल मून डे, फिर ये राउंड चलता रहता है चलता रहता है। हम फेजेज ऑफ मून पढ़ेंगे तो 15 डेज में ये रिपीट हो जाता है। अब फेजेज ऑफ मून के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट इसमें कुछ ये इंपॉर्टेंट में है, द मून फेजेस आर द डिफरेंट अपीयरेंस ऑफ मून एज ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। मून जो होता है अर्थ के ऑर्बिट में ही राउंड लगाते रहता है, जिसके वजह से उसके फेजेज में जो होते हैं, उसके फेज जो होते हैं अलग अलग टाइप के अलग अलग तरीके से दिखते हैं। सेकंड है द मून्स फेजेज रिपीट इन साइकिल एवरी 29.5 डेज। मतलब जो ये अर्थ का एक राउंड लगाने में क्या करता है कि ये 25.9 डेज यानी कि 1 मंथ का डे अपने जगह पर भी घूमता है। अपने जगह पर तो 15 डेज में राउंड कर लेता है, बट वो पूरा एक साइकिल पूरा करने में अर्थ का पूरा 15 यानी कि 30 दिन 25.5 डेज का टाइम लगाता है। नेक्स्ट है देयर आर फेजेज ऑफ मून। अब ये जो फेजेस जो फिगर में दिए गए थे वो कुछ पार्ट्स थे जो एक पार्ट में दिए गए थे, एक पार्ट में वो दिए गए थे इसके फेजेस। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ मून प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर सोशल लाइफ। ये जो मून के फेज होते हैं हमारे सोशल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द फेजेस ऑफ द मून। लेकिन कुछ बहुत पहले से त्यौहार जो इंडियन कल्चर में मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं, और वो मून के फेजेस पे ही बताया जाता है, क्योंकि उस समय आज के टाइम के जैसे जितनी भी कैलेंडर्स हो गए, टाइम जोन्स हो गए, जो भी साइंटिफिक रिसर्चेस के बाद से जितनी भी सुविधाएं मिली हैं उस समय नहीं थे। फिर भी उस समय के लोग मौसम के बारे में या त्यौहार के बारे में या किसी दिन रात या फिर किसी भी चीज़ के बारे में लोग आसमान की तरफ देख के, तारों को देख के, मून के फेजेस को देख के, इसकी स्पीड को देख करके ये सारी चीज़ें पता लगा लेते थे। कुछ एग्जांपल्स, दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन न्यू मून डे। दिवाली जो है वो न्यू मून डे के दिन मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक जयंती आर सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे। बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक जयंती, बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती जो होते हैं वो भी फुल मून डे के दिन, देखो जैसे दिवाली था न्यू मून डे के दिन मनाया जाता है, और गुरु नानक जयंती है और बुद्ध पूर्णिमा है ये फुल मून डे के दिन मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट न्यू मून डे या फुल मून डे के अलावा ये तीसरा वाला आ गया महाशिवरात्रि। तो ये महाशिवरात्रि किया जाता है, महाशिवरात्रि वो 13th नाइट ऑफ वेनिंग मून। वेनिंग मून का मतलब जब ये जो मून है फुल मून की तरफ जा रहा होता है। फुल मून जो हमारा 15th डे यानी कि 15वां दिन जो होता है 15th डे के दिन हर एक चीज़ रिपीट होती है, बट ये 15 डे से 2 दिन पहले 15 से 2 डेज पहले कि 13th डे फ्रॉम द न्यू मून डे, न्यू मून डेज को काउंट करते हुए 13th डे या फिर कह सकते हैं कि फुल मून डे से 2 दिन पहले वाली रात को महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो 13th नाइट ऑफ विनिंग मून इज सेलिब्रेटेड
एज द महाशिवरात्रि। और एक और इसमें है ईद उल फितर। ईद उल फितर इज ऑब्जर्व ऑन द स्लाइटिंग ऑफ क्रेसेंट मून। स्लाइटिंग ऑफ क्रेसेंट मून। अब ये ईद उल फितर मतलब इंडिया में जितनी भी त्यौहारें मनाई गई हैं या पुराने समय से मनाई जा रही हैं, वो सब मून के स्पीड और उसके फेजेस को ही काउंट करके और उसके हिसाब से मनाई जाती हैं। और वो आज भी सही है, कितना भी रिसर्च किया जाता है, कुछ भी हो रहा है, फिर भी आज भी वो सही है और मनाई भी जाती हैं। तो ईद उल फितर जो है वो स्लाइटिंग ऑफ क्रिसेंट मून। क्रिसेंट मून का मतलब अभी हम लोग देखे थे, क्रिसेंट मून जो होता है, अब मून जैसे कि पहले न्यू मून था, अब वो धीरे धीरे उसमें ब्राइटनेस आ रही है, कुछ साइज जो फर्स्ट डे होता है न्यू मून डे के नेक्स्ट फर्स्ट डे होता है, उसके दिन ईद उल फितर मनाया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट, द मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन। जैसे मून जो होता है वो उसका जो सरफेस है वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ पथरीली कंकड़ मिट्टी वाली है और धूल मिट्टी होने की वजह से वो पूरा का पूरा बंजर है। मून का सरफेस पूरा बंजर है, लेकिन हम कहानियों में और कथाओं में वो बंजर ना समझ करके बहुत बढ़िया समझते हैं। देयर आर मेनी क्रेटर्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। अब क्रेटर्स जो बहुत बड़े बड़े गड्ढे, पहाड़, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन, पथरीली कंकड़ीली ज़मीन होने की वजह से जो सरफेस है मून का वो बहुत बेकार की चीज़ है। जो कि हम ऊपर फर्स्ट पार्ट में देखे थे, सरफेस उसका बहुत बैरन मतलब पूरा पथरीली होने की वजह से बंजर हो गई है और वहाँ पे कुछ मतलब वहाँ पे जीवन आसान नहीं है। वहाँ पे हम लोग जितना आसानी से यहाँ पे रह लेते हैं और देखते हैं मून पे ये है वो है कुछ। आल्सो हैज़ मेनी स्टीप एंड हाई माउंटेन, सम देयर हाई एज हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ। अब कुछ यहाँ पे सिर्फ क्रेटर्स यानी गड्ढे गड्ढे, बहुत बड़े गड्ढे नहीं हैं, साथ साथ में कुछ और भी हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए, खाई हो गई, फिर माउंटेन के पहाड़ हो गए। पहाड़ इतने बड़े बड़े कि जिससे अपने अर्थ पे सबसे बड़ा हाईएस्ट माउंटेन जो है उससे भी बड़ा अगर वहाँ पे देखा जाए तो उससे भी बड़े माउंटेन्स हैं। यहाँ पे अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो पिछले चैप्टर में हम साउंड वाले में पढ़े थे कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो साउंड वहाँ पे प्रोपेगेट कर सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखे हैं, कैन वी हियर एनी साउंड ऑन मून। क्या हम मून पर कोई साउंड सुन सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है एक आगे, ये जो मून हम लोग देखते हैं और देखने में अच्छा भी लगता है, बहुत सी कहानियाँ भी उस पर हैं और सुनने में अच्छा भी लगता है और पहले के लोग कुछ जानते होंगे कहे होंगे, लेकिन फिर भी तो वो जो एक मून पे जाने के पहले बस सिर्फ देखते थे, जानते थे। अब वहाँ पे जो फर्स्ट टाइम किसी ने कि पूरी दुनिया में सबसे पहले अर्थ से जाकर के मून पर पहली बार कोई इंसान अगर गया तो उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग, जो अमेरिकन थे। और इंडियन टाइम के हिसाब से वो दिन था 21 जुलाई 1969। ठीक है, तो अब इसके बाद थैंक्स।